नमस्कार, खास बात का स्वागत है। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं वो शख्सियत जो कि आमतौर से अपने आप को टेलीविजन और मीडिया से काफी दूर रखते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे और हमारा खासतौर से जो देश है वो ये बताना जरूर है दर्शकों को कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति में किसी स्वार्थवश आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जन सेवा और जन भावना के उद्देश्य से आते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए हैं सुरेंद्र सिंह नागर जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और पारस परिवार, जिसको अब मुझे लगता है देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं जानता है या उससे रूबरू हो चुका है, उसके अगर हम बात करें तो उस परिवार के एक सदस्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र सिंह नागर जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारे प्रोग्राम खास बात में। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि राजनीति में लोग स्वार्थ के नाते आते हैं, आप एक स्वार्थ वाले प्रोफेशन यानी बिजनेसमैन होने के बावजूद आप राजनीति में आए और जन सेवा की भावना से आपने 5 साल काम किया। ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि एक तरफ बिजनेस और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, कैसे? सौभाग्य से हमारे परिवार में एक तो मेरे पिताजी, वो सोशल हमेशा उन्होंने अपने जीवन में बिजनेसमैन रहते हुए लेकिन सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत रुचि रहती थी। उसने मुझे प्रेरित किया और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं राजनीति में, क्योंकि राजनीति मेरा मानना है कि सेवा करने के लिए अगर सही तरीके से काम किया जाए तो राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम है कि राजनीति के माध्यम से आपके जो मन में समाज की सेवा करने का जो इच्छा होती है उसे राजनीति में रह के आप अच्छी तरीके से उसे कर सकते हो, मेरा ऐसा मानना है। सर, अब पारस ग्रुप की हम बात करें कि आपके पिताजी के बारे में खास तौर से ये बात कही जाती है और आपके पूरे परिवार के बारे में बात कही जाती है कि बहुत छोटे स्तर से शुरुआत करके आज आपका पूरा परिवार इतना सम्मानजनक स्थिति में है यहाँ पे पूरे एनसीआर में खास तौर से। तो इसके पीछे क्या ये, अगर हम ये नहीं बोलेंगे कोई कहानी, बल्कि इस पूरे एविडेंस को बताइए कि कैसे आप एक आम इंसान से आप लोग इतने बड़े पद पे पहुंचे। दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे हमारे। देखिए, मेरे पिताजी केवल 5 क्लास पास थे। उनको जीवन में कि हमेशा कमी खलती रही शिक्षा के बारे में। उन्होंने सपना उनका जरूर बड़ा था। 50 रुपए महीना मात्र से उन्होंने एक नौकरी करते थे, केवेंटर डेयरी होती थी डालमियास की, उसमें 50 रुपए महीना अपना गांव छोड़ा उन्होंने। छोटी उम्र में उनके पिताजी जो हमारे ग्रैंडफादर थे उनकी डेथ हो गई। सिर्फ हमारी जो ग्रैंड मदर थी वही थी और छोटी उम्र में उन्होंने अपना गांव छोड़ना पड़ा, मजबूर होना पड़ा और नौकरी उन्होंने केवेंटर डेयरी होती थी 50 रुपए महीने की नौकरी से अपना स्टार्ट किया। लेकिन सपना उनका बड़ा था, दूध के उद्योग से जुड़े थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ हमेशा उनके मन में बड़ा करने का और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने का, और उसके साथ साथ उनके मन में थी कि आम व्यक्ति जो गांव के लोग हैं उनको अगर आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है तो एक जो दुग्ध पशुपालन है वो एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें कर सकता है। इसी को लेकर उन्होंने 50 लीटर दूध खरीदना स्टार्ट किया। 50 लीटर दूध वहां से गुलावटी में उन्होंने नौकरी की और वहीं से उन्होंने शादी भी पास में ही उन्होंने की। पास में गांव हमारा वहीं पड़ता है गुलावटी के पास में, वहीं की मेरी मदर थी और वहीं से उन्होंने 50 लीटर दूध का पहला कलेक्शन करके शुरुआत की। पहले केवेंटर्स डेयरी को स्टार्ट किया। जब दिल्ली में दिल्ली मिल्क स्कीम जो डेनमार्क के सहयोग से पहली दिल्ली दुग्ध परियोजना लगी थी, उसका एक मिल्क चिलिंग सेंटर हमारे वो गुलावटी में सेटअप कराया और उसको गांव में जाके दूध कलेक्शन करके उसको दूध सप्लाई चालू किया। और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली में जो मिल्क मार्केटिंग है उन्होंने स्टार्ट की और इस देश में सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में जो पाश्चराइज्ड मिल्क हम जिसे कहते हैं उसका जो सप्लाई है वो उन्होंने की और उसी से वो बढ़ते गए और ये कारवां आज धीरे धीरे पारस परिवार जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कारवां बढ़ता चला गया। लेकिन सुरेंद्र नागर जी की जो बात है, जो खास तौर से दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक बात बड़ी समझने की जो मैं बताना चाहूंगा और इनके समक्ष की बात मैं कहना चाहूंगा कि नोएडा एनसीआर जहां पे आमतौर से जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम इस किसी समुदाय पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हर समुदाय का एक खास काम होता है खास तौर से। और एनसीआर में अगर हम बात करें तो जिस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं सुरेंद्र नागर जी, वो गुर्जर समुदाय है और वहां उनके बारे में एक अलग सी कहीं ना कहीं भ्रांति है, एक नेगेटिव इमेज है। उस नेगेटिव इमेज में ये है कि ये समाज, ये समुदाय खासतौर से सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं, लेकिन नागर परिवार ने खास तौर से उस बेसिक काम को अपना ध्येय बनाते हुए और उसके उद्देश्य बनाते हुए इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे। ये जरूर कहीं ना कहीं नागर परिवार से सीख लेने की जरूरत है। सर, एक बात और खास तौर से, आपके पिताजी भी राजनीति में थे,
आप भी राजनीति में आए, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे जो बात आपने बताया कि लोगों तक पहुंचने का एक जरिया राजनीति है, आपके पिताजी भी ये बात समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था? निश्चित रूप से राजनीति सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसके लिए आपके पास ताकत होती है, जो सत्ता की ताकत होती है, उससे लोगों का समस्याओं को हल कर सकते हैं, और लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको जिस हाउस में आप होते हैं उस हाउस में, उस सदन में जाके, उस प्लेटफॉर्म पे जाके उनकी समस्याओं को रखने का आपको मौका मिलता है। इसीलिए राजनीति में आने का मन निश्चित रूप से, और सौभाग्य से हम लोग 6 भाई भी हैं, ये भी एक एडवांटेज मैं कहूंगा कि उसका लाभ भी निश्चित रूप से मुझे मिला। बाकी 5 भाई हमारे बिल्कुल व्यापार करते हैं, और मैं अकेला पूरी तरीके से राजनीति में और समाज सेवा के लिए अपना समय देता हूं। बहुत कम समय मुझे मिल पाता है कि जहां राजनीति, इतना जरूर मैं करता हूं कि राजनीति के जो मेरे खर्च हैं, राजनीति में जो पैसा खर्चा, क्योंकि राजनीति जो घर पैसे के नहीं होती, ये कड़वी सच्चाई है, अगर कोई डिनाई करता है तो ये गलत बात, लोगों के सहयोग से करते हैं, लेकिन मैं उतना काम जरूर करता हूं कि जिससे जो मेरे खर्चे हैं वो राजनीति के पूरे होते हैं, जिससे मुझे दूसरे के जेब की तरफ कभी राजनीतिक जो मेरे खर्चे हैं उनको पूर्ति करने के लिए दूसरे की जेब में मुझे हाथ न डालना पड़े। सर, आपकी बात को मैं इसलिए कहीं पूरी तरीके से मैं एग्री करता हूं कि पिछले 5 वर्षों मुझे, जहां तक मैं आपको जब से जानता हूं, मुझे लगता है कि आप जब बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश कर रहे थे तब मेरा परिचय हुआ आपसे, और आपके बारे में तब मैंने जानकारी ली थी कि सुरेंद्र नागर जी कौन है। तब मुझे पता चला था कि आप बुलंदशहर से ताल्लुक रखते हैं, आपका पारस समुदाय है और फिर पूरा समूह है आपका, और भी आपके बिजनेस हाउसेज हैं, और उसके बाद से आप बहुजन समाज पार्टी में आए। जब आप बीएसपी में आए तो मुझे अगर आपको याद हो, मैंने आपसे उस समय बात की थी कि आप बीएसपी के बैनर से लड़ना है चुनाव, अगर आप कहीं अपने व्यक्तिगत बैनर से बल्कि इंडिपेंडेंट लड़े तो भी बेटर है। फिर भी आपने बोला मुझे लोगों पर एक विश्वास है, और बड़ी बात थी आप बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े, और नोएडा की सीट जो बीएसपी की सीट है ही नहीं, क्योंकि चाहे किसी भी दृष्टिकोण से बात करें, उस सीट को आपने अपनी उस हासिल की। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि नागर साहब, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में आपका वो सम्मान हुआ जिस सम्मान योग्य आप थे? निश्चित रूप से जहां तक सम्मान की बात है, मैं राजनीति सम्मान के लिए भी करता हूं, वो कहीं ना कहीं कमी निश्चित रूप से रही है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। वो सम्मान जो मुझे मिलना चाहिए था वो वहां नहीं मिल पाया, जो भी कारण रहे हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी कारण रहे हो वो नहीं मिल पाया। इसीलिए मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं बीएसपी के टिकट पर, बीएसपी मुझे छोड़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, और कोई कारण नहीं था। निश्चित रूप से बात आपकी सही है कि बीएसपी सीट नहीं थी। बीजेपी की जो पूरे देश में 2009 में जो 25 सीटें थी, जिसको ए ग्रेड की सीटें मानते थे, उसमें नोएडा भी एक थी जी। और जब मैं जीत कर गया तो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, आजकल उनके बेटे मंत्री हैं केंद्र सरकार में, स्टेट मिनिस्टर हैं, बहुत दूर के झारखंड के वो नेता हैं। जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुरेंद्र तुमको 2 बार बधाई। मैंने कहा सर 2 बार किस लिए बधाई आप दे रहे हैं? बोले एक तो इसलिए कि आप जीत के आए हैं, और दूसरा आप सीट को हरा के आए हैं कि जो बीजेपी की पहली 25 सीटों में जो ए ग्रेड की सीटें, वो जीती हुई सीट हम उसको नोएडा को मानते थे, उसको हरा के आए, इसलिए आपको 2 बार बधाई, और डबल बधाई उन्होंने मैं दी। तो निश्चित रूप से जो मेरे परिवार, जो लोगों का विश्वास, जो ईमानदारी से मैंने एमएलसी रहते हुए, जो 2 कार्यकाल मेरे एमएलसी के रहे, जो मैंने सेवा की, निश्चित रूप से उस सेवा का इनाम मुझे 2009 के लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ने का मिला, तो लोगों का वो प्यार और वो आशीर्वाद मुझे मिला। इसलिए ही मैं 2009 के विषम परिस्थितियों में चुनाव नोएडा का मैं जीत पाया। डॉक्टर साहब, एक बात खास तौर से, क्योंकि नोएडा के बारे में हम बात करें तो नोएडा में मैं ये देखता हूँ कई सरकारें मैंने देखी। मैं लखनऊ में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं कवर किया करता था, तब भी मैं देखता था कि वहां पे हमारे लिए एक बड़ा मेजर अट्रैक्शन था लखनऊ में, कि नोएडा, गाजियाबाद हमारे लिए बहुत एक मेजर अट्रैक्शन। वहां पे मुख्यमंत्री जो है, उनके पास भी तमाम जो नोएडा के जब अधिकारी आते थे तो मुख्यमंत्री उनसे अलग बात किया करते थे, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो। मैंने वो सारे कार्यकाल देखे हैं, नोएडा की अहमियत भी हमने समझी थी। लेकिन जब मैं लखनऊ से यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि सचमुच नोएडा वो है, वो एक कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो सोने की खान है। लेकिन इस नोएडा में जहां सारे लोग पूरे प्रदेश भर के नोएडा से चिपकने की कोशिश करते थे, यहाँ पे लैंड से उनका रिलेशन था, नोएडा अथॉरिटी से मामला था, मैंने सुरेंद्र नागर को कभी नोएडा अथॉरिटी के किसी कभी भी चाहे सीईओ या चेयरमैन के दफ्तर में कभी नहीं देखा। और मुझे याद है कि जब किसानों का कोई मामला था तब मैंने आपको, उस समय मैंने आपकी भूमिका देखी, वो भी नोएडा अथॉरिटी में नहीं, किसानों के बीच में आपने वहां पर जाकर किसानों को शांत करने के प्रयास किया था। तो कैसे नागर साहब ने अपने आप को ये अलॉटमेंट इन सबसे कैसे दूर रखा? जो
देखिए, राजनीति में मेरा मानना था एक दौर होता है राजनीति का। राजनीति में बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। लोगों ने ये मान लिया कि राजनीति बगैर भ्रष्टाचार के नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें मेरी अपनी सोच थी। मेरा मानना था कि राजनीति ईमानदारी से हो सकती है। और मैंने हमेशा अपने को कोशिश ये की, एमपी रहते हुए, एमएलसी रहते हुए, मुझे कुल मिला के 11 वर्ष में एमएलसी रहा और 5 वर्ष मुझे एमपी रहने का मौका मिला। इन 16 साल के मेरे राजनीतिक जो पदों पे मैं रहा हूं, उनमें मैंने कोशिश की कि मैं ईमानदारी से राजनीति करूं। और मैंने हमेशा विवादों से दूर और जो विवादित मुद्दे और जिस तरीके को काम होते, मैंने हमेशा उनसे दूर रखा। और अपनी नेता से मैंने स्पष्ट कहा था उस समय कि मुझे इन कामों से, आपके जो नोएडा में जिस तरीके के अलॉटमेंट से लेके बाकी काम होते हैं, मुझे उनसे हमेशा दूर रहना है और मुझे ईमानदारी से राजनीति कर। और वो मेरी बात, ईमानदारी, आज इस देश में ये राजनीति में एक परिवर्तन हो रहा है। और आज ईमानदार लोग जिनको ये कहने लगे थे आज से 10 साल पहले कि ईमानदार व्यक्ति का राजनीति में कोई काम नहीं है, लेकिन ये जनता ने इस चीज को ठुकराया और आज देश की राजनीति में परिवर्तन का दौर आ गया है। और अब राजनीति में वही सर्वाइव करेंगे जो ईमानदारी से और सेवा करने का काम राजनीति करेंगे। निश्चित रूप से वही राजनीति में सर्वाइव करेंगे। और मैं उस रास्ते पर चलता रहा। मुझे उम्मीद है कि इसी रास्ते पर चल के मुझे राजनीतिक जीवन में सफलता और मिलेगी। नागर साहब, एक बात खास तौर से समाजवादी पार्टी प्रदेश में है, अब दूसरा मैं कार्यकाल देख रहा हूं। इस समय मैं इस समय जब मैं सीएम से मुलाकात करने में गया, औपचारिक मुलाकातें करने, हम लोग तो पत्रकार और उस तरह के रिश्ते होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, जिसमें से एक आध नेता से मैं बहुत ज्यादा क्लोजली मैं उनसे एसोसिएटेड हूं और उनका मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनसे मुलाकात करता रहता हूं। नेताजी के पास भी मैं गया। नोएडा से जुड़े वो लोग जो बहुत जल्द अभी आपकी पार्टी से, उस भारतीय जनता पार्टी से इस पार्टी में शामिल हुए, वो सभी नेताओं को मैं वहां देखता हूं, कागज के अपने साथ कोई ना कोई अपने साथ कागज लिए हुए, कोई ना कोई फोन कराने के लिए। लेकिन मैंने सुरेंद्र नागर जी को नहीं देखा इस कार्य। ये सेकंड टाइम मैं देख रहा हूं कि आप फिर से नोएडा से दूर है, तो क्या वजह है? अब इस बार आप पार्टी में क्या सोच रहे हैं और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत लाभ ले लेना चाहिए? देखिए, राजनीति में समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निर्णय मैंने बहुत सोच समझ के किया। मेरा मानना है कि राजनीति में एक परिवर्तन का दौर है और राजनीति में एक पीढ़ी हमारी, क्योंकि हमें 65 वर्ष से ज्यादा आजाद हुए देश को हो गए, एक नई पीढ़ी, युवा नेताओं का एक नया दौर है। नई सोच और नई विचारधारा के साथ राजनीति में एक परिवर्तन आ रहा है। और अखिलेश यादव, मैंने राजनीति समाजवादी पार्टी में ये सोच समझ के निर्णय लिया, अखिलेश यादव युवा के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान है। और जो चीजें वो कहते हैं, जो उनकी सोच है, जो क्योंकि मुझे उनके साथ पार्लियामेंट में एमपी रहने का मौका मिला जी। और लंबे समय 1-1 घंटे हमारी उनकी बात होती थी और मैंने देखा कि वो प्रदेश के हर जिले के बारे में, अगर उद्योगों की बात वो करते थे तो मुख्यमंत्री जी के, आज तो वो मुख्यमंत्री हैं, उस समय हमारे साथ सांसद थे, तो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे अखिलेश यादव जी कि इस प्रदेश को विकास के बारे में जो उनका सोच थी, जो विचार था, जो एजेंडा उनका था, तो मुझे लगता था कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ, अगर इस प्रदेश की कमान अखिलेश यादव जी के हाथ में है तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास होगा। और उस रास्ते की तरफ वो काम भी कर रहे हैं। चाहे आज आप मेट्रोज की बात ले लो, और डेवलपमेंट आज दुनिया और सैकड़ों योजनाएं आज प्रदेश में चल रही हैं। तो उस सोच को ध्यान में रखकर मैंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और मेरा कभी भी उद्देश्य जनता के काम में हमेशा लेके जाऊंगा, तो उसमें कहीं कोई मुझे झिझक नहीं। जनता के जितने काम आएंगे, अगर उसमें कागज मुझ पे एक नहीं 1000 अगर जनता की आवेदन पत्र आएंगे काम कराने के लिए सरकार में, वो हमारा फर्ज है, वो हम कराएंगे। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत और दूसरे तरीके के काम हो, निश्चित रूप से आप मुझे पाएंगे कि उन कामों से मैं दृढ़ निश्चय है मेरा कि मैं उन कामों से हमेशा दूर रहने का मैं प्रयास करूंगा। और व्यापार और राजनीति को मैंने हमेशा कभी शामिल करने का प्रयास नहीं किया। राजनीति मैं करता हूं और व्यापार मेरे भाई अलग से करते हैं, वो उनका काम है, वो जाने। मेरा काम अपना राजनीति है, जनता की सेवा, वो मैं करता हूं। इसीलिए मेरी उपस्थिति उन कामों के लिए हमेशा आप देखेंगे कि वो कम होगी। लेकिन जनता के जहां तक कामों के विषय है, निश्चित रूप से अगर किसानों की समस्या क्षेत्र में है उसको लेकर मैं हमेशा खड़ा हूंगा। और हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं, जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उनको लेकर हमने बात की है। तो उन सब समस्याओं को लेकर खासतौर से एक नीति जिसके बारे में मैं पार्लियामेंट में बोला था, भूमि अधिग्रहण। अखिलेश यादव जी ने उस समय भी कहा था
कि हमारी अगर सरकार बनी तो जबरदस्ती कोई जमीन हम एक्वायर नहीं करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को आपके माध्यम से कि उन्होंने अपना वो वादा पूरा किया है। इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब से सरकार आई है, 1 इंच जमीन किसी किसान की जबरदस्ती नहीं ली गई है। जहां लाखों हेक्टेयर जमीन जिस पार्टी से मैं सांसद था उसके समय एक्वायर जबरदस्ती की गई, लेकिन इस 3 वर्ष के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी की सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर पूरे प्रदेश में आम सहमति के आधार पर किसानों से जमीन ली है। और मेरा मानना है कि जो भूमि अधिग्रहण में परिवर्तन हुआ वो मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर किसी को भूमि अधिग्रहण और किस डेवलपमेंट के लिए जमीन की नीति अपनानी है तो इस देश में सबसे अच्छी अगर किसी की नीति है वो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की जो नीति है भूमि अधिग्रहण की, उससे बड़ी, उससे कोई अच्छी नीति नहीं है कि किसान की सहमति के आधार पर जमीन ली जाए। इन चीजों से प्रेरित होकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। एक बात और खास तौर से नगर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार का हमने जिक्र किया और आपके परिवार के जो सम्मान है उसके बारे में हमने जिक्र किया। आमतौर से हम देखते हैं कि राजनीति में जो व्यापारिक परिवार है या जो भी ऐसे परिवार जो राजनीति में जाते हैं तो उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य राजनीति में चले आते हैं। आपके परिवार की बात करें तो आपको छोड़ के सारा परिवार व्यापार में, ये कैसे, ये आपकी एकजुटता है या कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, ये हम लोगों ने पहले से तय किया हुआ है, ये हमारे परिवार में कि राजनीति अगर मुझे करनी है तो केवल मैं राजनीति करूंगा। बाकी जो 5 भाई हैं उनका अपना काम है, वो अपने कामों में काम करेंगे। राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देना, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। इस बात से निश्चित रूप से मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि मैं अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाना चाहता हूं। मैं केवल परिवार का एक सदस्य हूं कि जो राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहता हूं। और ये हमारे परिवार के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे फादर तय करके गए थे कि राजनीति सबको नहीं करनी है, राजनीति परिवार में एक व्यक्ति करेगा। और वो मौका सौभाग्य से मुझे परिवार में मिला और मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं। हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा न देके राजनीति में केवल हमारे परिवार से एक व्यक्ति, वो मैं हूं, और मेरा परिवार ही राजनीति करता है। सर, आप लोग जो पारस परिवार के बारे में हम जरूर अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और नागर साहब से भी उसमें जानकारी करेंगे। पारस बिल्डर्स, पारस हॉस्पिटल्स, पारस दूध, पारस अगर हम डेयरी मिल्स, ये पूरा आपका जो है पूरा आपका मिल्क सेंटर्स, ये पूरे आपका एक काम है। इसके अलावा खास तौर से पारस जो अगर हम बात करना चाहेंगे तो किस क्षेत्र में है या आगे की आपकी योजना क्या है? देखिए, जो जहां तक पारस का है, हालांकि मैं बहुत कम उसे देख पाता हूं। और दूसरा एक बात आपको जानकारी और भी दे दूं कि राजनीति में मैंने एक काम और भी किया है कि 80% जो हमारा व्यापार है वो जिस राज्य में मैं राजनीति करता हूं उससे बाहर है, दूसरे राज्यों में हमारा काम। मैंने इसलिए ये काम किया कि अपॉर्चुनिटीज यहां भी बहुत है। ऐसा बात नहीं है कि इस प्रदेश में बहुत अपॉर्चुनिटीज यहां भी हैं, लेकिन राजनीति में आरोपों से बचने के लिए मैंने वो काम किया। हम लोग मेडिकल हेल्थ सेक्टर में हैं। हेल्थ सेक्टर में हम लोग अभी करीब लगभग हमारे पास 600 बेड हम लोगों के पास हैं, जिसमें पटना में अभी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है, अभी गुड़गांव में हमारा पुराना हॉस्पिटल है। और हम आने वाले वर्षों में इस जो हमारी हेल्थ केयर में है, और हमारा टारगेट है कि हम करीब 1500 से 2000 बेड का एडिशन नेक्स्ट 5 ईयर्स में और एडिशन करना चाहते हैं। हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ केयर का हमारा सेक्टर है उसमें करना चाहते हैं। रियल एस्टेट में भी बहुत हमारे 5-6 प्रोजेक्ट अभी वहां गुड़गांव में है, वहां चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र हम प्रेजेंस के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, जो प्रेजेंस के लिए है कि जिससे उपस्थिति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी हमारी रहे, उसमें हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और बाकी ज्यादातर काम हमारा जो भी है वो गुड़गांव में है। इसके अलावा जो हम है, जो नंबर 1 है, जो हमारा कोर है, वो है मिल्क। मिल्क में हम लोग 25 लाख लीटर प्रतिदिन की हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। और सबसे बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं मिल्क में कि हम डायरेक्ट फार्मर से, जो मीडिएटर है उनको खत्म करके डायरेक्ट फार्मर को हम लाभ देने के लिए कि सीधा पैसा किसान को मिले, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मर से मिल्क प्रिक्योर करेंगे और उसको वहीं उसको चिल करके मिल्क बल्क कूलर लगा के, जिससे बेटर क्वालिटी हो और किसानों को सीधा पैसा देंगे। और हमारी योजना है कि हम लोग जहां मिल्क कलेक्ट होगा वहीं एटीएम देने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी योजना है कि हम बैंकों से टाई अप कर रहे हैं कि उसी सेंटर पे जो मिल्क प्रोड्यूसर है वो अपना मिल्क लाएगा। मिल्क के बाद उसको मिल्क का पेमेंट कराने के बाद, टेस्टिंग कराने के बाद उसको एक स्लिप मिलेगी। उस स्लिप में अंकित होगा कि कितना पैसा उसका बना है और वो उसको वहां ही एटीएम लगा होगा और उस एटीएम से साथ के साथ वो पैसा निकाल सकेगा।
ये सुविधा भी हम लोग देने चाह रहे हैं। और अभी हम इसका विस्तार, अभी हम महाराष्ट्र जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम लोग अभी 8 लाख लीटर की नई एक डेयरी महाराष्ट्र में लगाने जा रहे हैं। और दूध के दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो अभी हम लोग केसीन में है, जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, 60% बिजनेस हमारा उसी से आता है। और मिल्क के और दूसरे प्रोजेक्ट हैं दूसरे स्टेट्स में भी। मुंबई में हम लोग लिक्विड मिल्क में जा रहे हैं, लखनऊ में हमने लॉन्चिंग की है। अभी हम बनारस हम लोगों ने किया है, अभी इलाहाबाद में हम लोगों ने लिक्विड मिल्क का किया है। तो दूसरे क्षेत्रों में मिल्क में 25 लाख से कैपेसिटी बढ़ाकर हमारी योजना है कि अगले आने वाले वर्षों में हम 50 लाख लीटर की क्षमता मिल्क प्रोसेसिंग की करना चाहते हैं। ये हमारी योजना है। आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि नागर साहब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि बिजनेस बहुत सारे इस देश में है, लेकिन खासतौर से वो बिजनेस जो इनके पिताजी ने शुरुआत की थी कि जो हमारे देश से कहीं ना कहीं जो हमारे आम जनमानस से जुड़ा हुआ एक ऐसा बिजनेस, उसको उन्होंने आज इतने बड़े समूह में रखा। और आज भी कहीं ना कहीं उस सोच में वो जो राजनीतिक वाली जो इनकी सोच है कि जन सेवा भावना, कि लोगों को सही उचित दाम पहुंचाना, किसानों को, गरीबों को, वो इनका उद्देश्य जरूर रहा है। व्यापार हर कोई करता है, लेकिन उस व्यापार में अगर ध्येय हो तो अच्छा ध्येय हो तो व्यापार आपका और उन्नति करता है। यही वजह है कि पारस आज इस शिखर में पहुंचा है। एक बात खास तौर से नागर साहब यहाँ पे पॉलिटिक्स खास हो कि आपकी जो इमेज है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जितना मैं आपको जानता हूं, जितना लोग आपके बारे में इस बात को कहते हैं कि बहुत ही सीजन, बहुत ही डेलिकेट और बड़े सेंसिटिव पॉलिटिशियन आप हैं। ऐसे पॉलिटिशियन के लिए जब जो रीजनल दल है, खास तौर से चाहे वो बसपा रही हो, सपा रही हो, इससे पहले आप राष्ट्रीय लोकदल में भी रहे, कहीं ना क्योंकि आप एक बहुत सुपर पर्सनैलिटी आपकी है। एक सिस्टम है हर पॉलिटिक्स के अंदर, खासतौर चाहे वो राष्ट्रीय दलों में भी ऐसा है, लेकिन राष्ट्रीय दलों में एक फायदा ये रहता है कि अगर आप बीजेपी में तो आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के क्लोज रहिए, कांग्रेस में है तो राहुल जी, सोनिया जी क्लोज रहिए, लेकिन रीजनल दलों में आपको बहुत धड़े होते हैं। हालांकि बसपा में सिर्फ मायावती थी, लेकिन फिर भी बहुत साइलेंट धड़े थे। समाजवादी पार्टी में ऐसा बोला जाता है कि वहां भी 4-5 धड़े हैं, रामगोपाल यादव जी, नेताजी, शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, आजम खान जी। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है, ये सारे जितने जी हैं वो सब आपको बहुत सम्मान करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि शायद आपकी वो जगह ऐसी आ चुकी जहां पे आप स्ट्रांग होंगे आने वाले समय पे? ये एक बहुत बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने। बहुत सी ग्रुपिज्म की बात कि अलग अलग गुट हैं समाजवादी पार्टी में, निश्चित रूप से इसकी बड़ी बड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखता हो। अगर मैं जिससे भी मिलता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी से, नेताजी से, रामगोपाल जी से, शिवपाल जी से, मुझे हमेशा प्यार उनका हमेशा मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि ये कहीं गुटबाजी नहीं है, कुछ नेता क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये परिवार एक है और उनका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है। और इसीलिए मैं राजनीति में समाजवादी पार्टी, रीजनल पार्टी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसे मैंने ज्वाइन करने का भी निर्णय लिया। मुझे और भी दल का, और भी राष्ट्रीय दलों की तरफ से मुझे ऑफर था कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी में भी इस परिवार से, इन लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहा है। और गुटबाजी की जहां तक बात है, कि मैं एक बात कह सकता हूं, ये गुटबाजी दूसरों को दिखती है, लेकिन अगर अंदर आप जाकर देखेंगे, क्योंकि मैं गहराई से जानता हूं, अगर गहराई से राजनीति की बात करें तो ये परिवार एक है, समाजवादी पार्टी एक है, इसमें ना कोई ग्रुप है। इसके नेता, अगर नेता है कोई, तो एक नेता है, वो है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जी एक नेता हैं, बाकी कोई नेता नहीं है। और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई है तो वो एक मुख्यमंत्री है, वो है अखिलेश यादव। सबके काम डिफाइन है, सब अपना अपना काम करते हैं, तो मुझे कहीं कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देती। एक बात और, मैं, आपने राजनीति और व्यापार की बात नहीं की, तो उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी ये परेशानी मेरे साथ सोशल समाज सेवा वाली आती। लैंड एक्विजिशन बिल आया, एक संस्करण मैं सुनाना चाहता हूं आपको अपना। तो उसमें लोगों को आशा थी, लोग समझते थे कि मुझे बोलने की मौका मिला बहुजन समाज पार्टी से, केवल एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लोकसभा में अपनी बात रखने का। जब मैं लैंड एक्विजिशन बिल पे बोला तो पूरे हाउस में मुझे 15 मिनट का समय दिया, मुझे 30 मिनट बोलने का मुझे मौका दिया गया। सभी जो जितने भी बेंचेस थे, ओपोजिशन और जो भी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के लोगों ने भी उसे सराहा और कहा कि आपको समय दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो मैंने जो बोला वहां, जो उस पे लैंड एक्विजिशन बिल पे बोला, उसके बाद लोगों ने कहा कि सुरेंद्र नागर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप तो पूरी तरीके से किसानों के लिए बोले, इंडस्ट्री कहां जाएगी? आप तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष नहीं रखा, आपने केवल किसानों की बात की है। तो ये परेशानी आती है, लोग मुझसे चाहते थे, लोगों की अपेक्षा थी कि सुरेंद्र नागर तो अगर उद्योग
उद्योग घराने से है तो केवल उद्योगों की बात करेगा, लेकिन जो भाव जो जिस जगह से हम लोग निकल के आए हैं, जहां नीचे से, वही बात मैंने पार्लियामेंट में भी रखी। तो मैंने उन लोगों से कहा था कि यहां इस पार्लियामेंट में मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, यहां इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे चुन के नहीं भेजा है, यहां जिन्होंने मुझे चुन के एक एमपी के रूप में इस सदन में भेजा है, मैं उन्हीं लोगों की बात यहां रखूंगा। मैं उद्योग वालों ने, किसी ने मुझे चुन के यहां नहीं भेजा, इसलिए मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है और मैंने अपनी ड्यूटी निभाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक इस बात को जरूर, इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से एक बात जरूर आपके एक निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे कि बहुत सारा ऐसा वर्ग जो होता है, जो खासतौर से व्यापारिक वर्ग में जो लोग आ जाते हैं हमारे राजनीति के अंदर, राज्यसभा के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से, लेकिन अपने बेसिक काम को नहीं छोड़ते हैं, वो है उनका व्यापार। लेकिन सुरेंद्र सिंह नागर जैसे लोग जो राजनीति में आए और एक कोर व्यापारी परिवार से होने के बावजूद भी जो इनकी जनमानस की जो भावना रही, लोगों के, जिस लोगों ने इन्हें जिता करके यहां भेजा, उनके प्रति जो उनका जो विश्वास था, जो उनके प्रति जो कमिटमेंट था, उन्होंने उसको उसी तरह से निभाया जो वो चुनने से पहले जो उन्होंने वायदे किए थे। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। नागर साहब, आपने हमसे बातचीत की, हमारे प्रोग्राम में आया और अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुरेंद्र सिंह नागर जी। अगले सप्ताह और ऐसे खास मेहमान के साथ हम आपके सामने शामिल होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।